हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, महेंद्र महिला कॉलेज, गोपालगंज, जेपीयू, छपरा। इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसकी परिभाषा, इसके महत्व और व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। समष्टि यानी व्यापक या बृहत अर्थशास्त्र। समष्टि का अंग्रेजी शब्द माइक्रो, ग्रीक भाषा के माइक्रोज से बना है, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा यानी विशाल। अतः जैसा कि शब्दार्थ से ही प्रतीत होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उन बड़े बड़े भागों का, उन बड़े बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध बृहत अर्थशास्त्र से है। बृहत यानी विशाल। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है समष्टि अर्थशास्त्र की। उनके अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि उन मात्राओं के समूहों का अध्ययन करता है जिसका व्यक्तिगत आयों का नहीं अपितु राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तरों का, व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का संबंध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन नहीं कर यदि बड़ी इकाइयों का अध्ययन करते हैं उसका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है। इनकी परिभाषाओं को यदि अंग्रेजी में व्यक्त किया जाए तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज एज सच पुट विथ द aggregate of these quantities, not with individual incomes but with the national income, not with individual prices but with the price level, not with individual output but with the national output। प्रोफेसर सुल्ज ने भी एक अच्छी परिभाषा दी है व्यापक अर्थशास्त्र की। उनके अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम एनालिसिस। प्रोफेसर M.H. स्पेंसर ने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थव्यवस्था अथवा उसके बड़े बड़े हिस्सों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्र का कुल उत्पादन, जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है। अतः जैसा कि इन परिभाषाओं से भी स्पष्ट है, हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध केवल व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं से नहीं, यानी अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं से नहीं, बल्कि संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं से है, यानी अर्थव्यवस्था के बड़ी बड़ी आर्थिक क्रियाओं से है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख 5-6 विशेषता है। एक, समष्टि इकाइयों का अध्ययन, जैसा कि हमने अभी परिभाषा में भी देखा और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा में भी देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल समष्टि इकाइयों का अध्ययन करता है या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है। समष्टि इकाइयों यानी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि। दूसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित
समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। तीसरा नंबर, समष्टि आर्थिक चर, यानी किसी भी राष्ट्र में जो बड़ी बड़ी यानी संपूर्ण देश से संबंधित चरें हैं उसका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है। यानी जो आर्थिक क्रियाओं का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की जो उपकरण होते हैं वो समष्टि उपकरण कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, आय नीति, ये समष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण है, जिसे हम समष्टि उपकरण कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यापक अर्थशास्त्र है जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र समाहित होती है। इन व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही समष्टि अर्थशास्त्र के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय स्तर पर आकलन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख 5 क्षेत्र कह सकते हैं। एक, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। आय एवं रोजगार का सिद्धांत जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी हम कह सकते हैं कि आय एवं रोजगार का सिद्धांत किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी देश की विकास इसी पर निर्भर करता है। और इसके अंतर्गत हम कुल यानी समग्र आपूर्ति, समग्र मांग, कुल निवेश, कुल बचत, गुणक, प्रभावपूर्ण मांग, इसका हम अध्ययन करते हैं। आय एवं रोजगार के सिद्धांत 2 बातों पर निर्भर करता है, उपभोग फलन का सिद्धांत और विनियोग फलन का सिद्धांत। उपभोग फलन का सिद्धांत यानी उपभोग फलन जितना अधिक होगा राष्ट्रीय आय में उतनी ही वृद्धि होगी। विनियोग फलन का सिद्धांत भी निर्भर करता है, जितना विनियोग होगा उतनी पूंजी का निर्माण होगा और जितना पूंजी का निर्माण होगा हमारी उत्पादन क्षमता उतना ही बढ़ेगी। दूसरा, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर यानी मुद्रास्फीति का जो सिद्धांत है ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि किसी देश में मुद्रास्फीति अधिक है तो स्वाभाविक है उसके करेंसी का यानी उसके मुद्रा का मूल्य कम होगा और जो इससे संपूर्ण आय, रोजगार और क्रय शक्ति प्रभावित होती है। तीसरा, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में हमेशा तेज़ी की स्थिति नहीं रहती है, कभी मंदी, कभी तेज़ी, कभी सुस्ती, कभी पुनरुत्थान, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। चौथा, आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो कि आर्थिक विकास के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण है, जिसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। वितरण का व्यापक विश्लेषण सिद्धांत। वितरण उत्पादन के साधनों के बीच जो पारिश्रमिक का वितरण किया जाता है उसे ही वितरण का सिद्धांत कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में वितरण के व्यापक सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये पाँच व्यापक अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यापक अर्थशास्त्र का क्या क्या महत्व है। व्यापक अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख 5 महत्व है। एक, सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण। कोई भी सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण
समष्टि अर्थशास्त्र के आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है, जैसे कुल आय, कुल विनियोग, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, कुल व्यापार। इसे ही ध्यान में रखकर किसी भी सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। दूसरा, आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि में पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास का दायित्व अब प्रमुख रूप से सरकार पर है। सरकार आर्थिक विकास की गति किस तरह से बढ़ा सकती है, किस तरह से पूंजी निर्माण और मांग को बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज किया जा सकता है, ये सरकार पर निर्भर करती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास की जो सिद्धांत है ये समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र का एक प्रमुख महत्व है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है, जैसे अर्थव्यवस्था की प्रकृति, जनसंख्या, कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि। चौथा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक है यह। समष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन में भी सहायक है, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हम राष्ट्रीय आय के आधार पर निकाल सकते हैं और उसके अनुसार से हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हम कोई भी आंकड़ा इकट्ठा करते हैं तो वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके ही हम समष्टि विश्लेषण कर सकते हैं। और जो भी समष्टि विश्लेषण होता है उससे हम सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म फर्म यानी व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग का हम आंकड़ा निकाल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी समष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। 5 नंबर में है कि अंतर्राष्ट्रीय तुलना। अंतर्राष्ट्रीय तुलना हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुल रोजगार, कुल आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इसकी गणना हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तुलना करने में समष्टि अर्थशास्त्र ही मुख्य रूप से सहायक है। तो इस तरह से हमने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से क्षेत्र हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ये भी हम लोग समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाइयों के संपूर्ण समुच्चय का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार इत्यादि। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता लिए रहते हैं, क्योंकि कभी भी पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। बाजार में हमेशा रोजगार कम पड़ जाती है और इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होती है, समष्टि अर्थशास्त्र में अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या यानी मुख्य समस्या कीमत निर्धारण है कि किसी वस्तु का कीमत कैसे निर्धारित किया जाए, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख समस्या है उत्पादन और रोजगार। उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और रोजगार कैसे बढ़ाया जाए ताकि देश की आय बढ़े। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक वस्तु या सेवा के एक बाजार में
कीमत निर्धारण का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक कीमतों का अध्ययन कर सामान्य कीमत स्तर निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत ही अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र एक जटिल विश्लेषण है, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में व्यापक अर्थशास्त्र अपेक्षाकृत एक सरल अध्ययन है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता भी है। जैसा कि सम्मिल्सन ने कहा है कि वास्तव में सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र के बीच कोई विरोध नहीं है। यदि आप इनमें से एक को समझते हैं और दूसरे के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं तो आप अर्ध शिक्षित हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता भी पाया जाता है। पारस्परिक निर्भरता के संबंध में हम एक दो पॉइंट की चर्चा करेंगे यहाँ पर। एक नंबर में सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भरता क्या है। तो समष्टि आर्थिक विश्लेषण के लिए सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन परम आवश्यक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बहुत सी समस्याओं का अध्ययन केवल समष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक विश्लेषण की पृष्ठभूमि पर ही निर्भर करता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि लाभ की दर का निर्धारण सूक्ष्म विश्लेषण के अनुसार होता है, जोखिम उठाने की मात्रा के अनुसार होता है, किंतु लाभ की मात्रा को निर्धारित करने वाले तथ्यों एवं उसमें परिवर्तन होने वाले कारणों की व्याख्या समष्टि आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र यानी समष्टि आर्थिक विश्लेषण भी सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पर निर्भर रहता है। कैसे? जब तक व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है तब तक व्यापक अर्थशास्त्र पर आर्थिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक दूसरे के पारस्परिक निर्भरता भी है। तो हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। सीमाएं यानी उसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, नंबर 1, सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास। व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार के जोर को कुल आर्थिक व्यवहार के समान मान लेने से भ्रांतिपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। यह आवश्यक नहीं है कि जो बात व्यक्तिगत रूप से है वो सामूहिक रूप से भी सही साबित होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त किया जाता है, और राष्ट्रीय आय में यदि कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निर्धारित होती है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो निर्धारित होती है, जो निकलता है, वो हर व्यक्ति की आय नहीं होती है। किसी की आय बहुत अधिक होती है उससे, और किसी की आय उससे बहुत कम होती है। तो ये एक भ्रांतिपूर्ण विरोधाभास है। यह सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास है, भ्रांतिपूर्ण निष्कर्ष निकलता है इससे। दूसरा नंबर है कि व्यक्ति और समाज की बचत अलग अलग होती है। व्यक्तिगत बचत तो ठीक है, लेकिन यदि सामूहिक बचत होने लगे तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकता है। बैंक जमा संबंधी खतरा। बैंक में जमा, व्यक्तिगत जमा तो ठीक है, लेकिन यदि सामूहिक जमा हो तो फिर बैंक के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना होती है इसमें। सामूहिक अर्थशास्त्रीय अध्ययन में व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना किया जाता है, यानी व्यक्तिगत इकाइयों को ध्यान में नहीं रख करके इस नियम और सिद्धांत विकसित किया जाता है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ सीमाएं भी है जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो आज हम लोगों ने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।